हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, रेडिएशन के अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। यहाँ पर न्यूटन का नाम काफ़ी जगह आता है। ऑलरेडी पूरी मैकेनिक्स न्यूटन ने डिफाइन की थी। ग्रेविटेशन में न्यूटन की बातचीत होती है, तो न्यूटन की जो रिसर्च है वो कंपैरेटिवली टू आइंस्टाइन भी काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा न्यूटन और आइंस्टाइन पर। न्यूटन के नाम से एक अलग से मूवी भी बनी हुई है। जिनको साइंस में इंटरेस्ट है वो न्यूटन के बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। न्यूटन ने ऐसी काफ़ी सारी रिसर्च क्वांटम फिजिक्स में भी दी हुई हैं, जो हालांकि हमारे नीट या जेईई सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जिन पर आज भी फर्दर रिसर्च की जा रही है। आज भी साइंटिस्ट उन थ्योरीज को समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो न्यूटन्स वाज नॉट अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उनका जो ब्रेन लेवल था, अगर हमारा 80 है तो उनका 180 था, हमसे डबल से भी ज़्यादा था। तो बातचीत करते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। देखिए भाई, सीधी सी बात है, जैसे अभी तक हम पूरे हीट के चैप्टर में पढ़ रहे थे। कोई भी बॉडी अगर हीट को एब्जॉर्ब करती है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। इन सेम वे, अगर कोई भी बॉडी हीट को रिलीज कर रही है, अगर कोई भी बॉडी से हीट इजेक्ट हो रही है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, बॉडी ठंडा होना स्टार्ट करती है, ठीक है। बॉडी कूल होना स्टार्ट करती है। न्यूटन ने बस इसी बात को कैलकुलेट करके बताया था। अगर कोई भी बॉडी कूलिंग हो रही है, ठीक है, डेट मीन्स उसमें से हीट निकल रही है, तो टेम्परेचर किस रेट से कम होगा। क्लियर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सीधा सा मतलब है, कोई भी बॉडी है, इसमें से बेटा हम हीट को इजेक्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड कूलिंग। बोलना भी चाहिए, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो कूलिंग ही है, करेक्ट। तो क्या बोला था न्यूटन ने? न्यूटन ने बोला था बच्चों, रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ हीट। क्लियर। रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ हीट, हीट बाहर आ रही है, मतलब कि इसको मैं बोल सकता हूं माइनस के डी क्यू ओवर डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। देख लो, समझ लेना है एक एक पॉइंट को अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेट से बॉडी का टेम्परेचर थीटा है, बाहर का टेम्परेचर है थीटा नॉट। अल्टीमेटली दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होगी। और कब तक हीट फ्लो होगी? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो न्यूटन ने यही वाली बात बोली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, rate of ejection of heat, that is minus dq by dt is directly proportional to temperature difference। जितना ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी ज़्यादा रेट से उसमें से हीट इजेक्ट होगी। अगर बच्चों मैं यहाँ पर इसको फर्दर लिखता हूँ, तो आपने पढ़ रखा है हीट डेट इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा थीटा। अगर मैं बेटा यहाँ पर डी क्यू को लिखूंगा तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ, डेट विल बिकम इक्वल टू एम एस डी टी, करेक्ट। क्योंकि क्यू इक्वल टू आपने पढ़ रखा है डेट इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। तो एम एस डी टी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो यहाँ से बनेगा बेटा माइनस एम एस डी टी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा के थीटा माइनस थीटा। और अगर बेटा मैं एम एस यहाँ पर मास और स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है, इसको अगर मैं अपोजिट साइड ले जाऊँ, सो माइनस डी टी ओवर डी टी डेट विल बिकम इक्वल टू के अपॉन एम एस थीटा माइनस थीटा। डेट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इन्होंने क्या बोला था बेटा? रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग। हेयर माइनस डी टी ओवर डी टी, ये क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। माइनस क्या बता रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेटा रेट ऑफ कूलिंग, विच इज इक्वल टू होगा के अपॉन एम एस, जिसको आप एक कांस्टेंट बोल सकते हो सीधा सीधा के डैश। अगर मैं इसे लिखता हूँ तो ये होगा के डैश थीटा माइनस थीटा। डेट मीन्स रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी ज़्यादा फास्टर रेट से बॉडी ठंडा होना स्टार्ट होगी। जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उतनी कम रेट से बॉडी ठंडा होना स्टार्ट होगी। अगर मैं प्रैक्टिकली इस बात को समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ लो कि मान लो बेटा आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और एक 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। सराउंडिंग का टेम्परेचर है अपना 20 डिग्री सेल्सियस।
तो बच्चों जितनी देर में ये 40 से 20 में आएगा उतनी देर में ये 100 से 60 पर आ सकता है। कहने का मतलब क्या है, जितनी देर में बेटा इसमें चेंज 20 का हुआ उतनी देर में इसमें चेंज 40 का हो सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा था तो ये जल्दी जल्दी ठंडा होगा कंपेरेटिवली टू 40 to 20। ठीक है, आ रही ना बात समझ में कि 100 से 20 तक में जो रेट ऑफ कूलिंग होगी वो ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली टू 40 to 20। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी फास्टर रेट ऑफ कूलिंग होगी, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और इसी बात को आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम is directly proportional to temperature difference, and here theta is a body temperature, here theta is a body temperature and theta naught is a surrounding temperature। थीटा तो क्या है बेटा अपना बॉडी टेम्परेचर होगा एंड हेयर थीटा नॉट इज कॉल्ड सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर? तो ये सिंपल सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूमेरिकल की बातचीत करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनता है, कॉन्सेप्ट की बातचीत करेंगे। ठीक है, अब एक एक पॉइंट समझते हुए चले जाना। हाँ जी, इन्होंने बोला है बेटा रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू होगा के थीटा माइनस थीटा नॉट। आ रही बात समझ में? अगर बेटा मैं इसको फर्दर अगर ग्राफिकली इनको डिनोट करना चाहूँ एक एक पैरामीटर पर अगर हम बातचीत करें तो ये टेम्परेचर है, ये भी हमारा टेम्परेचर है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी टी डेट इज आ थीटा माइनस थीटा नॉट है, इसको मैं टी माइनस टी नॉट की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के डेट्स डी टी। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन फॉलो करते हैं, मुझे इनको क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है। 1 टेम्परेचर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा बेटा लॉग टी। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग x। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा बेटा इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो डेट विल बिकम लॉग टी माइनस टी नॉट। आ रही बात समझ में? समझ लो इसको जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डेट इज इक्वल टू होता है हमारा ln x। इन सेम वे इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3, जैसे मुझे इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई कंसीडर x+3 डेट इज इक्वल टू टी, तो डेट विल बिकम 1/t। यहाँ पर इसको आप लिखोगे बेटा dx इक्वल टू dt। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x का हो गया dx, 3 का होगा 0, तो आएगा dt, तो डेट विल बिकम log t। तो सीधा सीधा इसका भी इंटीग्रेशन आता है log x+3। यहाँ x था तो यहाँ x आता है, यहाँ x+3 है तो यहाँ x+3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है। अगर 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t या t माइनस टी नॉट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln t माइनस टी नॉट, ये हो जाएगा माइनस के डेट्स टी। अल्टीमेटली बेटा t माइनस टी नॉट डेट विल बिकम इक्वल टू e की पावर माइनस के डेट्स टी। तो यहाँ से आएगा t इक्वल टू टी नॉट प्लस e की पावर माइनस के डेट्स टी। ठीक है, कि कोई भी बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर उसका रिलेशन टाइम के साथ लिखा जाए तो ये बनने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और हर चीज़ आपको याद हो जाए, जो हमारा फंडा रहता है कि साथ के साथ याद भी रह जाए। तो न्यूटन ने बोला क्या, कोई भी बॉडी कूल डाउन होगी एंड रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी फास्टर रेट से बॉडी कूल डाउन होगी। तो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट है डेट इज माइनस डी टी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू होगा के डैश थीटा माइनस थीटा नॉट। पहली बात माइनस डी टी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू होगा के डैश थीटा माइनस थीटा नॉट। ये समझ में आ रहा है आपको? अगली बात क्या है बेटा कि मैं इनको अलग अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। अलग अलग फॉर्मेट में क्यों लिख के दे रहे हैं, एक्चुअल में हमें ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे कैसे ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाते हैं वो समझ लो। अब न्यूमेरिकल के बारे में मैं बातचीत करूंगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विच इज इक्वल टू होगा टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतनी फास्टर रेट से ये ठंडा होगा। अब देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है बेटा, अगर मैं डी टी ओवर डी टी
रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर डिफरेंस में ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसा ग्राफ होगा? अगर इन दोनों पैरामीटर्स को ले लिया जाए dt ओवर इस dt एंड थीटा माइनस थीटा नॉट को ले लिया जाए तो इन दोनों के बीच कैसा ग्राफ आएगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस भी लेता हूँ तो ये हो गया y, ये हो गया x, ये क्या बना बेटा हमारा y इक्वल टू mx। तो सीधी सी बात है कि इनके बीच का जो ग्राफ आने वाला है वो कुछ ऐसे आएगा, इनके बीच का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 है तो रेट ऑफ कूलिंग भी अपनी 0 होगी। करेक्ट, तो पहला वाला ग्राफ तो ये हो गया। दूसरा आता है बच्चों, जैसे फर्स्ट तो ये आ गया, सेकंड अगर मैं बातचीत करूं, आपसे पूछ लेता है टाइम एंड एल एन टी माइनस टी नॉट में कैसा ग्राफ बनेगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको समझने का ट्राई करूँ तो एल एन टी माइनस टी नॉट तो हो गया y, ये हो गया x, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स। और माइनस एम एक्स का बड़ा सीधा सा मीनिंग है, इसको मैं थोड़ा इधर की साइड बना देता हूँ। ये तो हो गया अपना टाइम, ये हो गया बच्चों हमारा एल एन टी माइनस टी। तो देखिए y इक्वल टू माइनस एम एक्स का सीधा सा मीनिंग है, माइनस है तो यहाँ पर स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। आ रही बात समझ में? ये जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसे होगा। अब आपने पढ़ रखा है टाइम तो सर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव वाली ब्रांच यहाँ से हम हटा देंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे अगर हम टाइम में चेंज करेंगे तो एल एन टी माइनस टी नॉट में भी अपना चेंज होगा। अगर मैं टाइम को बढ़ाता जाऊंगा तो एल एन टी माइनस टी नॉट में इस प्रपोर्शन में अपना चेंज होने वाला है। ये वाला ग्राफ भी आपसे पूछ लेता है। अगली अगर मैं बातचीत करूं बच्चों, अगला आपसे पूछ लिया कि टाइम एंड टी माइनस टी नॉट में टेम्परेचर में ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अपना टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कूलिंग हो रही है। ठीक है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ इनका बनने वाला है। इनका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कूलिंग होती जाएगी, डैट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस अपना कम होता हुआ चला जाएगा। अगर टी माइनस टी नॉट और टी में ग्राफ बनाए तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। आ रही बात समझ में? तो एक भी कॉन्सेप्ट पर अगर आपको ग्राफ आ जाए तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ कैसे बनाने हैं, उन रिलेशन को आपको समझना है। ठीक है, अब हम बातचीत करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं, लेकिन एक एक करके हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ग्राफ की अगर हम बातचीत करें, ग्राफिकल प्रॉब्लम को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसी ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर आ जाती हैं, सबसे पहले हमने इस बात को समझा। क्लियर है ये चीज़? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा यहाँ पर फ्रेम होता है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। ये 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होता है इन अ टाइम ऑफ 10 मिनट। तो आपसे पूछ लेगा 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में होगा, जबकि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है डेट इज 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या है? कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, इन द टाइम ऑफ 10 मिनट वो हो रहा है 70 डिग्री सेल्सियस। देन आपको बताना है 70 to 60 कितने टाइम में होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई होगा। और आपने पढ़ा है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डेट इज इक्वल टू होता है k डैश टी माइनस टी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मूला यूज में लेते हैं। देखो यार, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। T1 से कहाँ जा रहा है? T2 इन द टाइम ऑफ T। तो अगर मुझे ये वैल्यू दी जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 अपॉन T। रेट ऑफ चेंज तो T1 माइनस T2 अपॉन T डेट इज इक्वल टू, ये तो हमारा क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। अब देखिए T क्या है? बॉडी टेम्परेचर। अब 80 डिग्री भी बॉडी टेम्परेचर है, 70 भी बॉडी टेम्परेचर है, 60 भी बॉडी टेम्परेचर है।
टी नॉट है सराउंडिंग टेम्परेचर, जो हमें सीधा सीधा पता है, जो हमें सीधा सीधा दिया हुआ है। ओनली कन्फ्यूजन आता है कि टी को क्या लिखा जाए। तो देखिए बच्चों डिफरेंस क्या है, जैसे T1 से T2 जा रहे हैं तो यहाँ पर T को लिखा जाता है फॉर कैलकुलेशन T1 प्लस T2 अपॉन 2। इसको हम क्या लिखते हैं, T1 प्लस T2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस के T नॉट। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम। आ रही बात समझ में? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इस फॉर्मूला को हम यूज में लेते हैं। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लिखते हैं क्या इसका आंसर होगा। अब देखिए, जैसे अगर मैं इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करता हूँ तो टेम्परेचर 80 से हमारा कितना हो रहा है 70 इन द टाइम ऑफ 10 मिनट, डेट इज इक्वल टू हो गया के डैश T1 कितना है 80 प्लस 70 अपॉन 2 माइनस के 30। करेक्ट, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे में 72 हम कहाँ जा रहे हैं बेटा 60 जा रहे हैं। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन बनाता हूँ तो मैं 70 से कहाँ पर जा रहा हूँ 60 पर। मुझे क्या निकालना है बेटा टाइम, डेट इज इक्वल टू होगा के डैश, ये हो गया 70 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस के 30। क्लियर? बस मुझे टी को निकालना है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ के डैश से, तो के डैश क्या हो गया कैंसिल आउट। देखो बच्चों ये तो हो गया 10 अपॉन 10 1, ये आ गया 10 अपॉन टी, तो ये तो रह गया 1, ये हो गया अपना 10 अपॉन टी, डेट इज इक्वल टू ये हो गया 150 अपॉन 2 75, 75 माइनस 30 डेट इज 45 अपॉन 130 अपॉन 2 इज 65, 65 माइनस के 30 इज 35। करेक्ट? तो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा बेटा t डेट इज इक्वल टू आएगा 450 अपॉन 35, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 35 से 1 टाइम्स गया, देन 100 आया, 100 आया तो ये 3 टाइम्स गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गया, या मैं बोल दूँ 2 टाइम्स गया 70, तो ये 30 बचा 300, 300 से ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आएगा, तो 12.8 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस जैसे ही कम हुआ, पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था तो टाइम लगा 10 मिनट, सेम 10 डिग्री सेल्सियस को कम किया है, लेकिन अब टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो टाइम लगा 12.8 मिनट, जो इस बात का गवाह है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस अपना कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी अपनी कम होगी। बात आ रही है समझ में? किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं? एक तो बेटा ग्राफिकल अप्रोच को हमें समझना है, कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। स्टेटमेंट क्या है, हमें स्टेटमेंट को समझना था। देन यहाँ पर कैसा न्यूमेरिकल इस पर बनता है, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की हमने बातचीत की है। चलिए एक और न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ सेम टाइप। आपको बोला है बेटा 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होता है t इक्वल टू 5 मिनट में, तो आपको बताना है 70 से 50 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में होगा, और जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, सेम टाइप की प्रॉब्लम है, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से सोचना है और समझना है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कोई भी बॉडी का टेम्परेचर 75 से 70 होता है 5 मिनट में, तो 70 से 50 कितने टाइम में होगा, जबकि सराउंडिंग टेम्परेचर है 30। जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहो, बाकी मेरे साथ समझ लो ऐसी प्रॉब्लम को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो यार, मैंने अभी आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया है, ये होगा T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल टू के डैश T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस के T, राइट। बस मुझे क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है, जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ पुट करता जाऊँगा मेरा आंसर आता हुआ चला जाएगा। चलिए हाँ जी, T1 कितना है 75, T2 कितना है 70 अपॉन टाइम कितना है 5, डेट इज इक्वल टू के डैश T1 कितना है अपना 75, T2 कितना है 70 अपॉन 2 माइनस के T नॉट कितना है 30। करेक्ट। सेम वे में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है T1 है 70, T2 है 50 अपॉन मुझे निकालना है बेटा टाइम, डेट इज इक्वल टू ये हो गया के डैश, ये हो गया 70 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस के 30। ठीक है, यहाँ तक बात आई, समझ में नहीं आई?
के डैश से तो के डैश हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। 5/5 तो क्या हो गया 1, ये क्या बचा हमारा 20/t। अगर मैं इसको लिखूँगा बेटा तो ये हो गया t/20, 1 हो गया, ये 20/t है, t ऊपर चला गया। हाँ जी, इधर लिखते हैं 75 + 70 145/2, ठीक है, माइनस के 30, तो ये हो गया बेटा 60 अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो डेट विल बिकम 85, तो यहाँ से आएगा हमारा 85/2। हाँ जी, 120/2 इज 60 - 30 इज 30, करेक्ट। 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, तो t = आ गया 85/3, डेट विल बिकम 283 मिनट। इतने मिनट में इसका टेम्परेचर 70 to 50 होगा। आ रही बात समझ में? तो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जो हमारे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं वो बेसिक फार्मूला पर हमारे एक तो न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं, कैसे हमें इस फार्मूला को यूज में लेना है, कैसे हमें इस फार्मूला को यूटिलाइज करना है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? चलिए इसे नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं अगले इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की। चलिए अब देखिए, जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं अब उस बात को समझ लो। जैसे मैंने आपको 2 लॉ पढ़ाए, एक तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया स्टीफन्स लॉ, और एक मैंने आपको क्या पढ़ाया बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट। हमने 2 लॉ पढ़े, एक तो पढ़ा बच्चों हमने स्टीफन्स लॉ, एक पढ़ा बच्चों हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁴ - T0। करेक्ट। जबकि ये क्या बोलता है बेटा, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो यार, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इधर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन न्यूटन के हिसाब से आ रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है डेट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है? इसमें तो स्टीफन ने क्या बोला है यार, 4th पावर के प्रोपोर्शनल है एनर्जी रिलीज, तो ठीक है। और कोई भी बॉडी से एनर्जी निकलेगी तो उसको काउंट करेंगे 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन न्यूटन बोलता है कि यार नहीं, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये तो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। या तो ये स्टीफन गलत है या ये न्यूटन गलत है। भाई दो बातें तो नहीं हो सकती, या तो एनर्जी रिलीज है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा या 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन दो बातें बोलना तो एकदम ही गलत होगा कि है ना दोनों ही बातें होंगी। दोनों बातें तो नहीं हो सकती। सही बात है या गलत बात है? सही है। चलिए तो फिर कौन सही है? तो देखिए बच्चों, दोनों ही लॉ सही है, लेकिन न्यूटन्स लॉ के साथ एक कंडीशन होती है। हियर कंडीशन इज टेम्परेचर डिफरेंस नॉट शुड बी वेरी लार्ज। ठीक है, डेट नॉट शुड बी, इवन वेरी वर्ड भी हटा सकते हैं हम, नॉट शुड बी लार्ज। ठीक है, कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? इसकी जो रेंज होती है वो होती है ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस तक। अगर कम टेम्परेचर डिफरेंस पर बातचीत हो रही है तो न्यूटन्स लॉ ट्रू है, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे बातचीत होती है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए तो स्टीफन लॉ ही ट्रू है, न्यूटन्स लॉ ट्रू नहीं है। बात आ रही है समझ में? पहले कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन था स्टीफन ने बोला कि जो हीट फ्लो होगा वो 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन न्यूटन बोला नहीं जी टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ये कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्लियर कैसे हुआ कि ये जो न्यूटन की कंडीशन है वो स्मॉल रेंज के लिए वैलिड है, लेकिन लार्ज रेंज जैसे मैं करा रहा था ना कि बॉडी का टेम्परेचर है 1000 केल्विन, बाहर का है 200 केल्विन या 400 केल्विन, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पर तो स्टीफन लॉ ही लगेगा, हमारा न्यूटन्स लॉ नहीं लगेगा। और इस बात को प्रूव भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस बात को हम प्रूव नहीं कर सकते, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से इसको प्रूव किया जा सकता है कि जैसे अगर मैं आपको डेरिवेशन बताऊं, हालांकि वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, QAT दैट इज इक्वल टू हो गया सिग्मा T⁴ - T0⁴। अगर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ही ज़्यादा है, लेट से डेल्टा T ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T0 + डेल्टा T। इसको मैं लिखूँगा MS ∆T/AT दैट इज इक्वल टू सिग्मा
टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, करेक्ट। अगर मैं बेटा इसको सॉल्व करता हूँ तो टी नॉट की पावर 4 कॉमन आ गया, ये रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस 1। और अगर डेल्टा टी नॉट से छोटा है, इफ़ डेल्टा टी इज लेस देन टी नॉट, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टी नॉट से छोटा है, तो मैं बोल सकता हूँ, जैसे मैं 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस ले रहा था, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n डेट इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मतलब ये आगे आ जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा टी नॉट की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी नॉट माइनस के 1, या 1 से 1 कट गया, टी नॉट से ये टी नॉट क्यूब रह गया, तो ये आ गया बेटा डी टी अपॉन टी डेट इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट क्यूब इंटू 4 अपॉन एम एस ए टी डेल्टा टी, जो सीधा सीधा बोल सकते हो आप डी टी अपॉन टी इज प्रपोजनल टू डेल्टा टी, जो कि न्यूटन्स लॉ है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये सारी बातें ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये डेरिवेशन बात इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि स्टीफन ने बताया था रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ हीट 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। न्यूटन ने बोला था कि रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। तो एक कंफ्यूजन आ रहा था कि किसकी बात सही है या किसकी बात गलत है। इसको दूर कैसे किया गया, तो बोला गया कि न्यूटन्स की जो बात है ना वो जब भी वैलिड है जब टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग टेम्परेचर से छोटा हो, अदरवाइज स्टीफन ही ट्रू होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ उसको इस तरीके से प्रूव भी किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आए कि सर नहीं ऐसे नहीं मानेंगे, प्रूफ बताओ, तो उसके लिए मैंने ये प्रूफ बताया, वो प्रूफ को समझ सकता है, आराम से वीडियो को स्लो चला के भी समझ सकता है। तो बेटा दोनों ही बातें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डिफाइंड है। स्टीफन एक लेवल तक सही है और न्यूटन जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, बाकी उसके बाद तो स्टीफन ही स्टीफन है। आ रही बात समझ में? तो बच्चों ये हमारा सेकंड टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक हमने बातचीत की स्टीफन्स लॉ के बारे में, सेकंड हमने बातचीत की है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। अगर आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड फर्दर कोई और भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में। यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्वेरी है तो कॉन्सेप्ट क्वेरी, न्यूमेरिकल क्वेरी है तो न्यूमेरिकल क्वेरी, अपनी क्वेरी आप वहाँ पोस्ट करो, आपकी क्वेरी विद इन 24 आवर्स में आपकी क्लियर कर दी जाएगी। राइट, तो बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, तब भी अगर कुछ सॉल्व ना हो तो आप पूछ लेना। So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in next video. Thank you.